Hi everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 आनंद मत। इसके थीम्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं इसकी थीम्स के साथ। तो इसकी पहली थीम है नेशनलिज्म। आनंद मत को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में से एक माना जाता है। इसके अंदर हम स्ट्रगल देखते हैं कि कितना लोगों ने स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और ये हाईलाइट करता है नेशन के सेक्रीफाइस को। नोवेल जो है वो इम्पोर्टेंस दिखाती है पेट्रियटिज्म की एंड फाइट फॉर फ्रीडम की। नेक्स्ट थीम है जेंडर रोल्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आनंद मत ने काफी सारे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज किया है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाया है। इस नोवेल के अंदर वुमेन को काफी करेजियस दिखाया गया है और रेजिलिएंट दिखाया गया है। वुमेन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में एंड सारे सोसाइटी के जितने भी रूल्स थे उनको सभी को चैलेंज किया था, और ओवरऑल उन्होंने इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूट किया। अब नेक्स्ट थीम है सोशल इश्यूज। उस टाइम पे जितने भी सोशल इश्यूज चल रहे थे उनको भी हाईलाइट किया है इस नोवेल के अंदर, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सभी। और ये नोवेल का ये एम है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए और लोग इंस्पायर हो नेशन के लिए लड़ने के लिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक बंकिम चंद्र चैटर्जीज आनंद मत कैन बी रीड एज अ फर्स्ट पॉलिटिकल नोवेल इन इंडिया? तो किस हद तक आपको ये लगता है कि जो बंकिम चंद्र चैटर्जी की ये जो नोवेल है आनंद मत, उसको पढ़ा जाएगा एज अ फर्स्ट पॉलिटिकल नोवेल इंडिया के अंदर? तो इसका आंसर ये है कि बंकिम चंद्र चैटर्जी की जो नोवेल है आनंद मत, ये एक सिग्निफिकेंट प्लेस रखती है इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर एंड इसका काफी बड़ा रोल है नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर। ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है कि ये फर्स्ट पॉलिटिकल नोवेल है इंडिया के अंदर, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये बहुत ही अर्लीस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क है जिसने कि पॉलिटिकल लिटरेचर के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, और इसके सपोर्ट में कुछ रीजंस भी दिए गए हैं। तो पहला रीजन है नेशनलिस्ट थीम। तो आनंद मत के अंदर ज्यादातर नेशनलिस्टिक थीम को दिखाया गया है, लोगों के स्ट्रगल को दिखाया गया है कि वो कैसे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स से, और उनके सेक्रीफाइस को दिखाया गया है। ये नोवेल इंस्पायर करती है सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म को और हमें सिखाती है कि हमें अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। अब नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये नोवेल जिस टाइम पे लिखी गई थी यानी 1882 के अंदर, तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर काफी चेंजेस आ रहे थे, जैसे सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे थे। तो आनंद मत के द्वारा राइटर ने डिजायर फॉर सेल्फ रूल को बताया है। अब थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इस नोवेल को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा लोग इंस्पायर हुए और काफी सारे जनरेशन के फ्रीडम फाइटर, लीडर, इंटेलेक्चुअल सब आए सामने लड़ने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बंकिम चंद्र चैटर्जी का जो राइटिंग स्टाइल है उसके अंदर हमें थीम देखने को मिली सेक्रीफाइस की, पैट्रियटिज्म की, एक आइडियलाइज मदरलैंड यानी भारत माता की। अब नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी। आनंद मत के अंदर हमें फिक्शन भी देखने को मिला और रियलिटी भी देखने को मिली, यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स भी देखने को मिले। जो कैरेक्टर्स थे और प्लॉट था वो तो फिक्शनल था, लेकिन ये रियल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड था और राइटर की इमेजिनेशन के पे बेस्ड था। ये जो ब्लेंडिंग है फिक्शन और रियलिटी की, ये एक पॉलिटिकल नरेटिव क्रिएट करता है जो कि रीडर्स के इमोशंस और बिलीफ को और ज़्यादा निखार के लाता है। ये जानना भी ज़रूरी है कि आनंद मत सिर्फ एक पॉलिटिकल नोवेल नहीं है, लेकिन
इसके अंदर हमें काफ़ी सारी थीम्स देखने को मिलती है, जैसे रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, जेंडर रोल, सोशल इश्यूज, ये सब। तो कंक्लूजन के अंदर आनंदमठ पहली पॉलिटिकल नोवेल तो नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है कि इसी ने फाउंडेशन रखा, इसने बेस रखा पॉलिटिकल लिटरेचर का इन इन द कंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इन द नोवेल एंड प्रेजेंट टाइम्स। तो वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसका नोवेल के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है और प्रेजेंट टाइम्स के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम नोवेल के अंदर इसका सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। पहला है सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। वंदे मातरम सॉन्ग नेशनलिज्म की फीलिंग को दिखाता है और फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल को शो करता है, साथ ही साथ ये डिवोशन दिखाता है टुवर्ड्स मदरलैंड और पेट्रियटिज्म एंड यूनिटी की भावना को भी दिखाता है। सेकंड है कॉल फॉर सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी। वंदे मातरम सॉन्ग ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को डिपिक्ट करता है, जिससे हमें फ्रीडम फाइटर के ब्रेवरी याद आती है और उनके सेक्रीफाइस याद आते हैं कि कितना उन्होंने किया है हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। थर्ड है हिस्टोरिकल लीगेसी। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जो सॉन्ग कंपोज किया है वंदे मातरम, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट मूवमेंट को शेप करने में। और जब भी हम ये सॉन्ग सुनते हैं तो हमें फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल याद आते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है वंदे मातरम का। पहला, नेशनल आइडेंटिटी। ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है इंडिया का और ये हमारी कंट्री के कल्चर को दर्शाता है। इस सॉन्ग से फ्रीडम फाइटर के सेक्रीफाइस जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है पेट्रियटिज्म एंड यूनिटी। वंदे मातरम इवोक करता है फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म एंड यूनिटी इंडियंस के अमंग जब भी वो लोग सुनते हैं इस सॉन्ग को। और ये सॉन्ग चलाया जाता है ज्यादातर नेशनल इवेंट कुछ होता है या 15 अगस्त या 26 जनवरी के टाइम पे। नेक्स्ट है कल्चरल कंटिन्यूटी। वंदे मातरम हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, इससे हमें कल्चर याद आता है अपना। इस सॉन्ग से काफी सारी जनरेशन कनेक्ट करती है और लोगों को याद आता है हिस्टोरिकल लेगेसी के बारे में, स्ट्रगल के बारे में। तो ओवरऑल वंदे मातरम का एक सिग्निफिकेंट रोल है हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड नेशनलिस्टिकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोवेल आनंद मठ इज ओकेजन बाय द सफरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग द फेमाइन ऑफ द 1770s इन द बंगाल। हाउ डज द नोवेल डील विद नेचुरल कैलामिटी। तो ये नॉवल आनंद मठ तब लिखी गई थी जब फेमाइन चल रहा था बंगाल के अंदर, और ये थीम ऑफ नेचुरल कैलामिटी भी दिखाती है। फेमाइन के अंदर ऑर्डिनरी लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था, बहुत कुछ उन्हें झेलना पड़ा था। पहला, डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। आनंदमठ नोवेल पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि फेमाइन की वजह से क्या क्या ऑर्डिनरी लोगों को झेलना पड़ा था, जैसे हंगर, पोवर्टी, डिस्पेरेशन। ये नोवेल हाईलाइट करती है फिजिकल एंड इमोशनल सफरिंग को जो भी इंडिविजुअल्स ने झेला था और फैमिलीज ने झेला था इस डिफिकल्ट टाइम में। सेकेंड, लॉस ऑफ लाइवलीहुड। फेमाइन की वजह से बहुत सारे करेक्टर्स का लाइवलीहुड छिन गया था। एग्रीकल्चर क्राइसिस आने की वजह से और फूड की कमी होने की वजह से फार्मर्स और लेबर्स को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी, उनको गरीबी में रहना पड़ा था। चैटर्जी पोर्ट्रे करते हैं इकोनॉमिक रेपरकशंस को और फर्दर वो ये भी बताते हैं कि कैरेक्टर्स ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे। अब थर्ड है डेस्पिरेशन एंड सर्वाइवल। तो इस नोवेल के हमें ये भी पता लगता है कि इस फेमाइन से बचने के लिए, फेमाइन को सरवाइव करने के लिए कैरेक्टर्स ने क्या क्या मेजर्स अपनाए थे। उन्होंने बेग भी किया था और रिस्क की जर्नी पे भी गए थे फूड और शेल्टर की खोज में। चैटर्जी यहाँ पे पोर्ट्रे करते हैं कैरेक्टर्स की डिटर्मिनेशन को कि इतनी डिफिकल्ट कंडीशन में भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने डट के सामना किया। फोर्थ, सोसाइटल इम्पैक्ट। तो इस नोवेल के कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा मॉरल डिलेमा भी फेस करना पड़ा, काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज। ये नोवेल इनडायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करती है
और ये सवाल उठाती है उस टाइम के रूलिंग पावर्स पे कि उन्होंने बिल्कुल भी ऑर्डिनरी लोगों पे ध्यान नहीं दिया जब फेमाइन की कंडीशन थी। उनको फूड सप्लाई नहीं किया या उनके लिए कुछ किया नहीं उन्होंने। तो ओवरऑल आनंद मठ जो है लोगों की सफरिंग के बारे में बताता है कि क्या क्या लोगों ने सफर किया था फेमाइन के टाइम पे। और ये भी बताता है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे ऑर्डिनरी लोगों ने इस कैलामिटी के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फील दैट द नोवेल आनंद मठ इज सिग्निफिकेंट टू रीड नाउ? व्हाट डू यू थिंक सो? तो क्या आपको लगता है कि आनंद मठ को अभी रीड करना चाहिए इस प्रेजेंट टाइम में या नहीं करना चाहिए? तो यस, करना चाहिए बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। पहला रीजन है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आनंद मठ जो है काफी वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो चल रहा था इंडिया के अंदर लेट 19th सेंचुरी में। ये बताता है कि लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे उस टाइम पे। एंड पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है जो कि काफी क्रूशियल है, जो कि हमें पढ़ना चाहिए, जो कि इंडियन सोसाइटी के अंदर एवोल्यूशन ला सकता है। सेकंड है एक्सप्लोरेशन एंड नेशनलिज्म। इस नोवेल के अंदर हमें सेक्रीफाइस, पेट्रोटिज्म, यूनिटी, फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, इन सब के कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं जो कि काफी जरूरी है समझने। तो इसीलिए भी आनंद मठ को पढ़ना बहुत जरूरी है। थर्ड है रिफ्लेक्शन एंड सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। तो आनंद मठ ने काफी सारे, इस नोवेल के अंदर काफी सारे सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को उठाया गया था जो कि उस टाइम पे चल रहे थे, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। ये जो इश्यूज हैं ये डिफरेंट फॉर्म में आज भी चल रहे हैं। तो इस नोवेल को पढ़ने के बाद रीडर्स समझ सकते हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम आती है और हम कैसे प्रेजेंट डे में इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये नोवेल काफी कल्चर से जुड़ी हुई है और इससे हम अपना कल्चर समझ सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं, इसीलिए भी इसको पढ़ना और जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, लिटरेरी मेरिट। आनंद मठ एक नोटेबल वर्क है बंगाली लिटरेचर का और ये बंकिम चंद्र चटर्जी की राइटिंग स्टाइल को दिखाता है और उनकी स्टोरी टेलिंग प्रोग्रेस को दिखाता है। इसको पढ़ा जाता है इसकी लिटरेरी मेरिट के लिए। नेक्स्ट है रेलेवेंस टू कंटेम्पररी इश्यूज। हालांकि जो आनंद मठ है उसने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने कुछ यूनिवर्सल थीम्स को भी दिखाया है, जैसे सेक्रीफाइस, स्पिरिचुअलिटी, परस्यूट ऑफ जस्टिस। ये जो थीम्स है ये रीडर्स को एक इंसाइट प्रोवाइड करवा सकती है अबाउट सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिबेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द इश्यू ऑफ जेंडर इन नोवेल आनंद मठ। तो जेंडर का क्या रोल है आनंद मठ के अंदर? तो पहला रोल है एम्पावर्ड फीमेल कैरेक्टर्स। आनंद मठ के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है और करेजियस दिखाया गया है। जो कैरेक्टर है महेंद्र की वाइफ कल्याणी का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है और ये अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई में भी जाती है इंडिपेंडेंस के लिए, और इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है पॉलिटिकल स्ट्रगल में। सेकंड है जेंडर रोल्स एंड ट्रेडिशनलिज्म। हालांकि इस नोवेल के अंदर हमें एम्पावर्ड फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई देती हैं, लेकिन किसी किसी एस्पेक्ट में ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को भी दिखाते हैं कि वुमेन जो है इस नोवेल के अंदर उनको सपोर्टिव वाइफ की तरह दिखाया गया है, मदर्स की तरह, जो कि एक आइडियलाइज्ड वुमेन है इंडियन वुमेन की तरह, जो कि अपने हस्बैंड के लिए सेक्रीफाइस करती रहती है और डोमेस्टिक स्फेयर के अंदर ही रहती है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदरहुड। मदरलैंड को एक मदर फिगर की तरह दर्शाया गया है और फीमेल कैरेक्टर्स को भी काफी आइडियलाइज रिप्रेजेंट किया गया है। अब नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ फीमेल पर्सपेक्टिव्स। दूसरे नजरिए से देखें तो फीमेल पर्सपेक्टिव को इतना मायने नहीं दिया जाता। ये नरेटिव जो है प्राइमरली फोकस करता है मेल कैरेक्टर्स पे और उनके नेशनलिस्ट स्ट्रगल के बारे में। वहीं दूसरी तरफ फीमेल कैरेक्टर को सिर्फ एज अ सपोर्टिंग फिगर दिखाया गया है। तो ये जो एब्सेंस है फीमेल एक्सपीरियंस का और उनके पर्सपेक्टिव का, ये भी एक जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता है।
तो कंक्लूजन के अंदर आनंद मत के अंदर हमने देखा कि ये एम्पावर्ड फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाता है और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करता है टू अ एक्सटेंट, लेकिन ये साथ ही ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस को भी दिखा रहा है कि मेल पर्सपेक्टिव को ज्यादा मायने दिए गए हैं और फीमेल के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, उनको सिर्फ एज अ सपोर्टिंग फिगर रखा गया है। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। यहाँ तक आए गए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।